हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ वृंदा संधि और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 3। ओके, मेजर पेपर 2 का होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। हमारा पेपर टाइटल क्या यहाँ पे, छायावादोत्तर हिंदी कविता। ठीक है, छायावादोत्तर किसके बाद आया भाई? तो छायावाद के बाद आया। ठीक है, आप लोग को याद होगा छायावाद कब से कब तक चला? तो 1918 से लेके 1936 तक चला। ठीक है, 36 के बाद हमारे 1936 के बाद क्या आया? छायावादोत्तर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, और देखिए छायावाद में हम लोग क्या देखते थे यहाँ पे कि यहाँ प्रकृति प्रेम से, है कि नहीं, कल्पना से, ये सब से लिखा जाता था, इस सब के बारे में लिखा जाता था, उसका युग माना गया है। ठीक है, लेकिन छायावादोत्तर में क्या देखा गया भाई कि यथार्थ को, ठीक है, सामाजिक यथार्थ को, मतलब जो एक्चुअल में चल रहा है आम लोगों के बीच, बड़े लोगों के बीच, कौन किस पे शोषण हो रहा है, ये सबको मतलब दर्शाया गया है कि नहीं। जहाँ हम लोग पहले से एंटरटेनमेंट और कल्पना ये में जीते थे, वहीं पे हम लोग को यहाँ पे क्या मिला कि यथार्थ से हम लोग को क्या करवाया, रूबरू करवाया, है कि नहीं। और जाके साहित्य को क्या किया कि आम आदमी से जोड़ा, है ना, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद प्रगतिवाद, ठीक है, इसका यथार्थवाद, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का उदय हुआ इसमें। ओके, और इसमें क्या हुआ कि सामाजिक संघर्ष को दिखाया गया, है ना, आम जनता को दिखाया गया, नवीन भाषा शिल्प पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको समझते जाएंगे। चलिए, तो इकाई 1 में हमारा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का उद्भव और विकास एवं इसके प्रवृत्तियां क्या थी। ठीक है, इकाई 2 में आपको कुछ पोएम्स है और उसके राइटर्स का भी नाम लिखा हुआ है, पोएट्स का भी। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है, वन फूलों की और, फिर से क्या है, किसको लगन करूं मैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और उसके बाद हिमालय। ठीक है, नागार्जुन जी का क्या है, प्रेत का बयान, यह दंतुरित मुस्कान बहुत दिनों बाद, और सिंदूर तिलकित भार। ठीक है, अज्ञ का क्या है, इनको प्रवर्तक माना गया होगा, आपको याद होगा तो आपको, यह दीप अकेला एक सन्नाटा बुनता हूँ नदी के द्वीप, उसके बाद क्या है, सूनी सी सांझ है। ठीक है, धूमिल जी का क्या है, लोहे का स्वाद, रोटी और संसद और प्रौढ़ शिक्षा। देख रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात हो रहा है, दैट मीन क्या, ये समाज के जो इश्यूज है उसको लाया है ना। उसके बाद क्या है, मोचीराम, उसके बाद राजेश जोशी का क्या है, इत्यादि। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रगतिवाद क्या होता है, प्रयोगवाद क्या होता है। ठीक है, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रयोगवाद का बारे में बात करते हैं। प्रयोगवाद का मतलब क्या होता है ना कि अपने नई बात को कहना। ठीक है, नई बात को कहना, ये नहीं कि हाँ घिसा पिटा वही सब हम लोग कर रहे हैं, नहीं। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, छायावाद, ये सब में जो भी चला है, जो हमारा प्राचीन चीज था, ठीक है, प्राचीन हमारे पास जो मटेरियल था, उसमें इन्होंने क्या किया, नवीन तरीके से प्रस्तुत किया। ठीक है, अपनी नवीनता इसमें डाल के उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया समाज के सामने। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रयोगवाद। ओके, और देखिए प्रगतिवाद में क्या होता है कि समाज के यथार्थ को एकदम दिखाना कि उसमें क्या संघर्ष है, कैसे मिडिल क्लास लोग क्या क्या से ये हो रहे, एक तो गरीब होता है, ठीक है, उसके बाद मिडिल क्लास आता है। बोला जाता है मिडिल क्लास वाला को ज्यादा दिक्कत है, उनको एसी भी चाहिए और उनको एक अच्छा जिंदगी भी चाहिए, है कि नहीं, उनके पास पैसे भी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या, मिडिल क्लास पे ज्यादा ये दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए, और नई कविता हम लोग आगे समझ लेंगे। चलिए, प्रगतिवाद। ठीक है, तो प्रगतिवाद का संबंध किस विचारधारा से, तो मार्क्सवादी विचारधारा। अब ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, ये मार्क्स चार्ल्स के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया, राजनीतिक, सामाजिक, अलग अलग ये इन्होंने क्या दिया, विचारधारा दिया, और इन्होंने समाज को अलग अलग भागों में बांटा कि कौन शोषक है, कौन शोषण कर रहा है, ठीक है, किसके ऊपर कौन शोषित है, कौन मतलब किस पे हो रहा है, ये सब जो हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसी को क्या बोला गया, मार्क्सवादी विचारधारा। ओके, और इन्होंने, और इसमें जो धर्म के विरुद्ध रहता है और मानवता का, मतलब यहाँ पे ये जो है ना कि रिलीजन से भी बढ़कर यहाँ पे इन्होंने क्या, ह्यूमैनिटी को दर्शाया है। ठीक है, चलिए, प्रगतिवाद कविता का मुख्य विषय क्या है, तो सामाजिक यथार्थ, जो समाज में चल रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, उसी चीज को बताना। ठीक है, ना उसमें नमक मिर्च लगाना, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, थर्ड नंबर में है हमारा प्रयोगवाद
का आरंभ किस दशक में हुआ? तो 1940 के दशक में हुआ। ठीक है। प्रयोगवाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? तो आत्म अनुभूति और शिल्प सौंदर्य। प्रयोगवाद का देखिए आत्म अनुभूति, यहाँ पे कल्पना उल्पना कुछ नहीं, क्या करना है जो वो एहसास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कल्पना नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो एहसास कर रहे हैं। वो क्या एहसास कर रहे हैं? दुख की अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, लाभ की अनुभूति हो रही है, हानि की अनुभूति हो रही है, डर का हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है उनको उन्होंने अपने कलम के थ्रू क्या किया, लिखा। ठीक है, उसी को आत्म अनुभूति कहा जाता है। और शिल्प प्रयोग। ठीक है, चलिए 5 नंबर में है नई कविता का उद्भव किस युग में हुआ? तो छायावाद के बाद। हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या छायावाद के बाद का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। नई कविता में किस तत्व की प्रधानता थी? तो व्यक्ति की अनुभूति। ठीक है, इसमें कल्पना नहीं, यहाँ पे क्या वही चीज है, व्यक्ति की अनुभूति। कोई एक पर्सनल आदमी, जैसे हम प्रेरणा है तो हम क्या सोच रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, इनको लाभ दे या हानि दे, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि PDF इनको दे ही ना, ताकि इनका एक छूट जाए, इसी ये में ये लोग बाय करेंगे, है कि नहीं, डर से। तो मतलब वो मेरा सेल्फ क्या हम अनुभूति, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या एहसास कर रहे हैं आप लोग के बारे में। और वो किसी चीज भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है कि नहीं। चलिए 7 नंबर में हमारा है प्रगतिवाद का प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो हमारे नागार्जुन जी माने जाते हैं। ओके। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किन्हें माना गया है? अज्ञे को। ठीक है। नई कविता में छंद किस रूप से है? तो मुक्त छंद। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मुक्त छंद। अब हम लोग देखेंगे अपने जो हमारा कविताएं थी उससे क्वेश्चंस देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि थे? तो वीर रस। वीर रस हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं जी? तो जैसे कि फ्रीडम फाइटर के बारे में लिखते हैं, या फिर कुछ वैसा एकदम ठोस वीर, मतलब वीरता का जहाँ पे आता हो, तो वहां पे क्या हम प्रयोग करते हैं? वीर रस। ठीक है। 11 नंबर पे सिंहासन खाली करो कविता का विषय क्या है? तो जनसत्ता। ओके, जनसत्ता से रिलेटेड है। ठीक है। 12 में हमारा हिमालय कविता किस भाव से जुड़ी है? तो राष्ट्र गौरव। ठीक है। यहाँ पे छायादत्तर में भी क्या राष्ट्र चेतना लोगों में क्या हो रहा था? जागृत कर रहा था। वो छायावाद से ही शुरू हो गया था, है कि नहीं। अब केवल राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के अलावा हम क्या करते थे, अपने जो आम आदमी है उनके लिए भी लिखते थे, ताकि उनमें राष्ट्र गौरव बढ़े, राष्ट्र चेतना आए, है कि नहीं। चलिए दिनकर को किस नाम से जाना गया? तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना गया है। वन फूलों की और कविता का मुख्य भाव क्या है? तो श्रम सम्मान। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति, सब क्या है? समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सम्मान हम लोग को देना चाहिए, उन्हें समान सम्मान देना चाहिए। चलिए नागार्जुन जी का है, नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो जन कवि, मतलब जनता से बहुत ज्यादा ये होंगे। जैसे हम लोग गद्य में बोल सकते हैं प्रेमचंद जी, है कि नहीं। प्रेमचंद जी क्या करते थे? ऐसा लिखते थे मानो कि मेरे लिए ही लिखा गया हो और मेरे ही आंखों के सामने वो घटित हो रहा है। तो मतलब क्या वो जन के कवि थे, है कि नहीं, आम आदमी के कवि थे। चलिए 16, यह दंतुरित मुस्कान किस भाव की कविता है? तो वात्सल्य। वात्सल्य कब होता है भाई? जो बचपन में जो लिखा जाता है बचपन में किसी के बारे में, तो वह होता है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कविता है। 17 नंबर, नागार्जुन की कविता का प्रमुख स्वर क्या है? तो जनजीवन। ठीक है, जन का जीवन कैसा है, वो लोग किसी एक व्यक्ति पे नहीं लिखते थे। ठीक है। चलिए प्रेत का बयान कविता किस व्यवस्था पर व्यंग्य है? तो शोषण व्यवस्था पे। व्यंग्य मतलब हम लोग जब किसी चीज में क्या करते हैं, ह्यूमरसली टोंट मारते हैं कि नहीं, व्यंग्य करते हैं। हम बात कुछ और कह रहे हैं लेकिन मेरा कहने का अर्थ कुछ और है ना। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं किसी आप लोग अपने फ्रेंड को बोलते होंगे, डायरेक्ट नहीं बोलते होंगे, व्यंग्य करके बोलते होंगे, तो उसमें उसको ज्यादा चोट लगता होगा कि अरे देखो ना ये टोंट मार रहा है कि नहीं। तो ये शोषण व्यवस्था पे बहुत ज्यादा क्या किए हैं, व्यंग्य किए हैं। ठीक है, कैसे बड़े वर्ग छोटे वर्ग पे करते थे, लैंगिक शोषण भी होता था, हर तरीके का होता है, आर्थिक है। ठीक है। चलिए नागार्जुन किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो प्रगतिवाद। ठीक है, अज्ञे जी का है, अब हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर, अज्ञे का वास्तविक नाम था सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन। ठीक है। यह दीप अकेला कविता का मूल भाव क्या है? तो व्यक्तिवाद। 22 से अज्ञे किस काव्य धारा के प्रवर्तक है? तो प्रयोगवाद के। 23 नंबर पे है, नदी का द्वीप कविता किस विषय पर आधारित है? तो व्यक्ति समाज संबंध पर। ठीक है, व्यक्ति समाज संबंध पर।
व्यक्ति और समाज का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे समाज को देखता है कि नहीं, पर्सनल खाली सेल्फ सेंटर्ड है या वो दूसरों को भी देखता है, तो उसके रिलेशन को बताता है। ठीक है। 24 अज्ञ की कविता की भाषा कैसी थी, तो प्रतीकात्मक थी। इसकी भाषा कैसी थी, प्रतीकात्मक थी, इसीलिए इन्हें क्या माना गया है, प्रवर्तक माना गया है। ठीक है। धूमिल जी का देखते हैं, धूमिल किस प्रकार के कवि माने, तो जन संघर्ष के कवि। ठीक है। जो जन में संघर्ष चलता था उनका ये में लिखते थे, तो इन्हें जन संघर्ष के कवि माना गया है ना। रोटी और संसद कविता किस पर व्यंग्य है, तो राजनीति पे, है ना। रोटी और संसद किस पे ये है, तो राजनीति पे, पॉलिटिकल। ठीक है। 27 धूमिल की कविता की भाषा कैसी है, तो आक्रामक है। ठीक है। कैसी है, आक्रामक है। मोचीराम कविता किस वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है, तो श्रमिक वर्ग। ओके। धूमिल किस काव्य धारा से जुड़े हैं, तो नई कविता। ठीक है। अब राजेश जोशी जी का है आपका, राजेश जोशी किस पीढ़ी के कवि है, तो समकालीन। ठीक है। समकालीन कवि। बच्चे काम पर जा रहे कविता की समस्या है बाल श्रम, जो बाल मजदूरी करवाते हैं उस पे है। ठीक है। पढ़ने लिखने की उम्र में वो बर्तन धो रहे होते हैं। चलिए, राजेश जोशी की कविता का प्रमुख विषय क्या है, तो सामाजिक यथार्थ, समाज में क्या चल रहा है उसको दिखाना। मारे जाएंगे कविता किस पर आधारित है, तो दमन के विरोध पर। 34 पे हमारा, राजेश जोशी की कविता किस काव्य धारा से जुड़ी है, तो नई कविता। ठीक है। चलिए, अब हम लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, छायावादोत्तर हिंदी कविता के प्रगतिवाद के उद्भव, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां पर विस्तार से पूर्वक विवेचन कीजिए। चलिए भाई, करते हैं हम लोग, लेट नहीं करेंगे। हाँ, तो आप लोग को क्या करना है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, 60 रुपीज़ में कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, और अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलेगा। तो आपको बाय करने से आपका कोई हानि नहीं है। ठीक है। आप ही का लाभ होगा। चलिए, ज्ञान सागर सर आप लोग के बारे में कितना सोचते हैं, देख रहे हैं ना। चलिए, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इसका कहाँ से इसका उद्भव हुआ, विकास, इसके प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। ओके। तो छायावादोत्तर हिंदी कविता के विकास क्रम में प्रगतिवाद का उद्भव एक ऐतिहासिक और वैचारिक परिवर्तन का सूचक है। सही बात है। अलग क्या हुआ, परिवर्तन आया ना, तुरंत। हाँ, छायावाद की आत्मनिष्ठ रहस्यात्मक और व्यक्तिगत अनुभूति प्रधान कविता से असंतुष्ट होकर, छायावाद में कैसा उस टाइम चलता है भाई, तो अपना रहस्यात्मक चल रहा है, व्यक्तिगत अनुभूति, व्हाट आई पर्सनली फील। ठीक है। हम कैसे इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल कैसे फील करें, उसको हम जनता को, जन को देख ही नहीं रहे हैं। वो लोग को क्या हो रहा है, मर मुरा रहा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये लोग अपने बारे में लिखता था, क्या वो लोग फील कर रहा है उसके बारे में लिखता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इससे असंतुष्ट हुआ जो कवि लोग थे, और उन्होंने क्या किया, समाज की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान देना आरंभ किया, है ना। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जब भारत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संघर्ष से गुजर रहा था, तब तो और 1940 से लेके 90 तक आपको समझ में आ रहा कि कितना और ज़्यादा। चलिए पीछे तो चलिए, हाँ चल रहा है, हम लोग गुलाम है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे थे हम लोग कि अब क्या होगा क्या नहीं, आज़ाद होंगे नहीं होंगे, कैसे क्या होगा, है कि नहीं। यहाँ पे एकदम चरम पे थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसको यहाँ पे बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी हुई है कि नहीं। चलिए, तब साहित्यकारों ने यह अनुभव किया कि कविता केवल आत्म की अभिव्यक्त न होकर समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी हो सकता है। मतलब ये लोग क्या सोचा कि हमारे कविता से क्या हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है, लोगों की सोच बदल सकते हैं, हम लोगों को जागृत कर सकते हैं, हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना पैदा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इन्होंने यहीं से सोचना शुरू किया। इसी चेतना को प्रगतिवाद का जन्म हुआ। जब इसी को हुआ तो क्या हुआ, प्रगतिवाद का जन्म हुआ। जब समाज के यथार्थ को दर्शाने का इन्होंने प्रयास किया, तभी क्या हुआ, प्रगतिवाद का जन्म हुआ। प्रगतिवाद का वैचारिक आधार मार्क्सवादी दर्शन है, जिसमें वर्ग संघर्ष, शोषण का विरोध, सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है। मानवता पे विशेष बल दिया गया है, न कि रिलीजन पे। ठीक है। प्रगतिवाद का विकास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन, वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारधाराओं में प्रभाव हुआ।
इस काव्य धारा ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा, कविता को अभिजात वर्ग की सीमाओं से निकलकर श्रमिक, किसान, अपेक्षित वर्गों का आवाज बनाया। खाली बड़े लोगों और अपने से हटकर इन्होंने क्या श्रम, किसान, ये सारे वर्गों को कवर करने का कोशिश किया और सबका आवाज बना, है ना। प्रगतिवादी कवियों का मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य सृजन नहीं है, केवल कविता में सौंदर्य डाल देना नहीं है। क्या नहीं है भाई? तो बल्कि समाज में अन्याय, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना भी आवश्यक है कि नहीं? क्या समाज में चल रहा है, कहाँ कौन शोषण किया जा रहा है किस पे, तो इसको भी दिखाना बहुत जरूरी था, है ना। इसीलिए तो कलम को एज अ सिपाही भी बोला जाता है, जैसे प्रेमचंद को बोला गया, लेकिन कलम सही में एक सिपाही है कि नहीं। आज अब जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो आप, तुरंत घटना हो रहा है कोलकाता पे, लेकिन आप कैंडल मार्च आप यहाँ पे निकाल रहे हो, तो क्या वो ऐसे लिख रहा है, वैसे ये कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं? तभी तो आप हो रहे हैं। हाँ, आपको देखते हैं कोई हीरो हीरोइन के बारे में, आपको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उसके अगेंस्ट आप कुछ पोस्ट देख लेते हो, उसके बाद वो आपको ऑटोमेटिक खराब लगने लगेगा। दैट मीन क्या, हम लोग बहुत कोई चीज़ को पढ़ते हैं, कोई चीज़ को सुनते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है, वैसे ही काम करने लगता है। यह आप बात मानते हो कि नहीं? चलिए, प्रगतिवाद कविता की प्रमुख प्रवृत्ति सामाजिक यथार्थ चित्रण। इसमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, वर्ग विभेद और राजनीतिक शोषण जैसे विषयों पर निर्भीकता से प्रस्तुत किया है, ठीक है। मानवतावाद इस धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मानवतावाद होना चाहिए भाई, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मानव मानव के काम आना चाहिए, ये नहीं कि धर्म, रिलीजन और ये सब पे शोषण हो रहा है कि नहीं, जिसमें मनुष्य को केंद्र में रखकर उसकी पीड़ा, संघर्ष, गरिमा अभिव्यक्त किया गया। प्रगतिवाद कविता में रोमांटिक कल्पनाओं के स्थान पर कठोर यथार्थ जीवन की सच्चाई दिखाती है। यहाँ पे रोमांटिक के अलावा, यहाँ प्रेम और ये के अलावा, विरह के अलावा क्या दिखाया है कि मनुष्य इसके अलावा भी उनके पास बहुत कष्ट होते हैं, है कि नहीं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से चलिए अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से तो प्रगतिवाद कविता सरल, सहज, जनभाषा के निकट है। क्यों भाई? पहले अलंकारित हुआ, इतना कुछ हुआ, अब अचानक से क्यों इसको सहज बनाने का प्रयास किया? क्योंकि हम अब लिख रहे हैं किसको? राष्ट्र को जगाने के लिए, उस पर चेतना डालने के लिए, है कि नहीं। उस पे सारे भूखमरी, बेरोजगारी, संघर्ष जो भी कर रहे हो उस पे ये करने के लिए। तो अब बताइए, क्या नुक्कड़ पे वो लोग जाके सुनेगा या फिर देखेगा तब उन लोग को? नहीं, तो हमको क्या होगा, उनको एक एक तक पहुंचाना होगा। तो कैसे पहुंचाएंगे? मेरी भाषा सहज होगी तभी ना आपको समझ में आएगा। हाँ, आप पूरा कठोर लैंग्वेज में लिख दिए और आप बोलिएगा पढ़ो और तुम इससे जागृत हो, तो तुम अब नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे ना। चलिए, अलंकारों और प्रतिकारों की अपेक्षा स्पष्ट, कथ्य और प्रभावी व्यक्ति पर बल दिया। अब यहाँ पे अलंकार और सृजन ये के अलावा क्या यहाँ पे स्पष्टता पे ध्यान दिया कि नहीं भाई, हम नॉर्मल लिख रहे हैं लेकिन तुम समझना आपको जरूरी है, तुम समझो, है ना। चलिए, छंदों की कठोरता से मुक्त होकर कविता मुक्त छंद की ओर अग्रसर हुई। जहाँ पे पहले कवि लोग कंपटीशन करते थे, नहीं हमको अपने छंद को ऐसे डालेंगे कि 5 गो आदमी को समझ में नहीं आएगा ताकि वो लोग मेरे को विद्वान समझेंगे, तो उससे हटकर अब क्या, मुक्त छंद, जो इमोशन से हम राइम बनाने के लिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने कलम के साथ देश को क्या करने खोज रहे, आगे बढ़ाने खोज रहे हैं। तो इससे हमें क्या होगा, थोड़ा सा हमें अपने शिल्प में बदलाव लाना होगा, उसे सहज बनाना होगा, है कि नहीं। नागार्जुन जैसे कवियों ने प्रगतिवाद को जन संघर्ष की आवाज प्रदान की, कविता में सामाजिक आंदोलन का रूप लिया, है ना। चलिए, अब हम क्या वहाँ प्रगतिवाद का पढ़े, अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, प्रयोगवाद का पढ़ेंगे, ठीक है। प्रगतिवाद आपको समझ में आ गया, समाज का यथार्थ को दर्शाता है, एकदम खुल के लिख देना जितना सकिएगा, कोई टेंशन नहीं है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। खाली इतना याद रखना है, प्रगतिवाद मतलब समाज, सामाजिक यथार्थ, बस। इसके बाद तो आप लोग लिख ही लेंगे, हिंदी के स्टूडेंट कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, है कि नहीं, मस्त से लिख के आइएगा। प्रयोगवाद हिंदी कविता की बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जिससे कविता को नवीन अभिव्यक्ति, शिल्पगत प्रयोग और व्यक्तिगत अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ाया। प्रगतिवाद की सामाजिक प्रतिबद्धता से असंतुष्ट होकर कुछ कवियों ने यह अनुभव किया कि किसी विचारधारा की सीमा में बांधना उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता को सीमित करना है। इसी विचार के प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व अज्ञे ने किया, ठीक है। प्रयोगवाद में क्या है भाई, तो इसका विकास कैसे हुआ, तो 1940 के दशक में हुआ, और इसके प्रमुख उद्देश्य कविता में नवीनता, मौलिकता और प्रयोगशीलता को स्थापित किया। अब क्या क्या, ये प्राचीन लोगों को नहीं भाई, हम ट्रेडिशन को फॉलो कर करके मेरा माथा खराब हो गया, अब नहीं, अब क्या करेंगे, हम नई चीज को लाएंगे, उसमें मोरल वैल्यूज डालेंगे, है कि नहीं।
चलिए, इस धारा में कवि ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति, मानसिक द्वंद्व और अस्तित्वगत प्रश्नों में कविता का विषय बनाया। प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की आंतरिक चेतना, अकेलापन, अक्षमता, आत्मसंघर्ष प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने क्या किया, आत्म अनुभूति पर ध्यान दिया कि हम क्या एहसास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्रयोगवाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति शिल्प प्रयोग है। तो कैसे है भाई, इस धारा में कवियों ने पारंपरिक छंदों, अलंकारों, भाषा शैली को तोड़कर एक नव्य काव्यों के रूप में खोज की। ठीक है, इन्होंने पूरा तोड़ दिया। जैसे वहां पे प्रगतिवाद में थोड़ा सा लेके चल रहे थे, अब इन्होंने क्या बोला, अब सब साइड हो, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। छंद को हटाया, अलंकार, भाषा शैली सबको तोड़ मरोड़ कर क्या क्या एक नया रूप दिया, है ना। प्रतीक, बीम और सांकेतिक भाषा का प्रयोग बढ़ा। ठीक है, प्रतीक, बीम और सांकेतिक सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग बढ़ा। ओके, जिससे कविता अर्थ की बहुस्तरीयता प्राप्त कर सकती है, मल्टी डायमेंशनल हमें समझने को मिलेगी। प्रयोगवादी कविता में अस्पष्टता, जटिलता भी दिखाई देती है। प्रयोगवाद कविता में क्या है, अस्पष्टता और जटिलता भी दिखाई देती है, क्योंकि कवि सीधी अभिव्यक्ति के स्थान पर संकेत और प्रतीकों के माध्यम से भाव को स्पष्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा हमें अस्पष्टता दिखाई देता है, क्योंकि संकेत और ये सबको हमको प्रतीक को समझने में टाइम लगेगा, इसीलिए। ठीक है, विषय वस्तु की दृष्टि से क्या है भाई, चलिए, किंतु विषय वस्तु की दृष्टि से प्रयोगवाद आत्म केंद्रित है। कैसे है भाई, किंतु यह आत्म केंद्रितता संकीर्ण नहीं है, छोटा नहीं है, कम नहीं है, बल्कि आधुनिक मानव की मानसिक स्थिति को प्रतिनिधित्व करती है। मतलब किसको आधुनिक मानव, अभी हम क्या है, आधुनिक मानव, अब मेरी मानसिक, मेरा मेंटल स्टेट क्या है, हम क्या सोचते हैं अपने समाज के बारे में, अपने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो इसको यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, अज्ञ की कविताओं में व्यक्ति समाज के बीच तनाव, ठीक है, इसमें क्या व्यक्ति और समाज के बीच में क्या तनाव है। हम आज मान लीजिए आप लोग में से किसी को शादी करना है, लव मैरिज करना है, तो आप चाहते तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको डर है कि आपके घर वाले क्या बोलेंगे। ठीक है, अब घर वाले से बहुत को बोल के हाँ चलो हम घर वाले मना लेंगे, लेकिन आपके घर वाले को टेंशन रहेगा कि समाज क्या बोलेगा। वो एक टाइम के लिए चलिए मान लेते हैं कि हाँ मेरा बेटा खुश रहेगा, मेरी बेटी खुश रहेगी, तो चलिए दे देते हैं। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास में क्या है, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं। हाँ, आप लोग इंस्टा बायो में तो लिख देते हैं कि आई डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, बट हम लोग सब केयर करते हैं, हर एक इंडिविजुअल केयर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, जब आप कुछ गलत सुनिएगा तो आपको ज़रूर बुरा लगता है कि नहीं। चलिए, कहाँ पे थे, अस्तित्व की चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 3 में है नई कविता। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद हो गया, अब हमारी नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रवृत्ति क्या है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ। ओके, तो देखिए नई कविता छायावादोत्तर हिंदी कविता की वह धारा है जिसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के प्रभावों से आत्मसात करते हुए एक संतुलित व्यापक काव्य दृष्टि विकसित की। जहां उन लोग को डिसबैलेंस वहां पे लग रहा था कि नहीं यहाँ हम चेंज करेंगे, वहीं नई कविता क्या की, थोड़ा सा प्रगतिवाद से ले ली, थोड़ा सा प्रयोगवाद से ले ली, और अपना इक्वल बैलेंस करके वो आगे बढ़ गए, है कि नहीं। चलिए, व्यापक काव्य दृष्टि विकसित की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में जो राजनीतिक मोह भंग, सामाजिक असंतोष और जीवन की जटिलताएं उभरी, नई कविता उन्हीं अनुभवों को काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो भी हमारे उस टाइम चल रहा था, तुरंत हम लोग को आज़ादी मिला, वहाँ पे आज़ादी के बाद का बात है ये सब, तो क्या हो रहा था वही सबको यहाँ पे ज़्यादातर बताया गया है। नई कविता के बाद 1950 के बाद तीव्र गति से हुआ। इस कविता में ना तो प्रगतिवाद जैसी वैचारिक कठोरता है और ना प्रयोगवाद जैसे अत्यधिक जटिलता है। प्रयोगवाद क्या है, जटिलता है, क्योंकि इसमें सिंबल उम्बल सब था, प्रतीक है ना। और नई कविता जीवन की यथार्थ उसके समस्त जटिलताओं के साथ प्रस्तुत करती है। इसमें आम आदमी का जीवन, इसकी विशेषताएं, अकेलापन, भय, संघर्ष संपूर्ण प्रमुख विषय है। क्या वो अकेलेपन में फील करता है, उसकी क्या विवशताएं हैं, उसकी क्या कमजोरी है, उसका क्या डर है, उसको क्या है, सब है। ठीक है, चलिए, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां में यथार्थ बोध, व्यक्ति की अनुभूति, सामाजिक चेतना और भाषा की सहजता शामिल है। यह कविता नारेबाजी से दूर होकर अनुभव की सच्चाई पर बल देती है। ठीक है, नारेबाजी से दूर होकर अनुभव की सच्चाई पर बल देती है। जो हम लोग होता है ना, मोर्चा निकाल दिए, सब कर दिए, लेकिन हम क्या एक्सपीरियंस के उस पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए,
मुक्त छंद इसका प्रमुख शिल्प है जिससे कवि अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकता है। अब उनको कोई बंधन नहीं है कि हाँ हमको यहाँ पे यूज करना है, राइम बैठाना है, वो है मुक्त है अपने ये से, तो अपना खुद कर लेगा। चलिए अब हमारे यहाँ पे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में है। ठीक है, 1908 से लेकर 1974 तक इनका जीवन काल था। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे बच्चा हम लोग क्या देखेंगे कि रामधारी सिंह का क्या था, उनको राष्ट्र कवि क्यों कहा गया है कि नहीं, और इसके प्रवृत्तियां क्या क्या थी। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम लोग पढ़ देंगे, आप लोग खुद से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका इन शॉर्ट समरी देख लेते हैं। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर हिंदी कविता के सर्वाधिक प्रभावशाली कवि माने गए। प्रभावशाली क्यों माने गए भाई? क्योंकि इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। उनकी कविता में वीर रस, राष्ट्र प्रेम, जन चेतना और ओज का प्रबल स्वर मिलता है। वीर रस का मिलता है, राष्ट्र प्रेम को जागृत करता है, जन चेतना को बढ़ाता है। ठीक है, दिनकर की कविता शोषण, अन्याय और दासता के विरुद्ध संघर्ष की कविता है। ठीक है, वे परंपरा और आधुनिकता के सेतु कवि है। ये क्या करते हैं, परंपरा जो हमारा ट्रेडिशन है और हमारा जो मॉडर्निटी है, ये दोनों के बीच में सेतु, एक ब्रिज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, है कि नहीं, जोड़ते हैं। प्रमुख इसके काव्य की प्रवृत्तियां क्या है भाई? तो राष्ट्रवाद और जनसंता की चेतना, वीर रस और ओजपूर्ण अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय पर और क्रांति का स्वर, और सरल प्रभावी और क्या है, वक्तृत्वपूर्ण भाषा। ओके, चलिए इनकी क्या क्या कविताएं हैं भाई? तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, वन फूलों की ओर। ठीक है, पहला है वन फूलों की ओर। तो इसमें क्या है, यह कविता श्रम, साधारण जन और अपेक्षित वर्ग के प्रति कवि की संवेदना को व्यक्त करती है। दिनकर यहाँ आडंबर पूर्ण सभ्यता की आलोचना करते हैं। जो आडंबर जीवन है, जो खोखला है, उसको क्या करती है, उसकी आलोचना करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। किसको नमन करूं में, क्या यह कविता प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई है? क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है? ठीक है, क्या पूछ रहा है रीडर लोग से, क्या बोल रहा है भाई? जिसमें कवि सच्चे नायक की खोज करता है। इसमें क्या करता है, जो एक सच्चा नायक है, नायक क्या है, जिसमें राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र गौरव, अपने देश में गौरव कर सके, है कि नहीं, ना कि उसको क्रिटिसाइज करने के अलावा उसके समाज के साथ रिलेशन कैसा है, उसका राजनीतिक सोच कैसा है, ठीक है ना, उसका व्यवहार कैसा है, तब ना नायक बनता है। कोई एक चीज में निपुण होना उसे नायक नहीं बोल सकते हैं, कि नहीं। हम लोग अपने पापा को हीरो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज को वो संभालते हैं, घर में भी संभालते हैं, बाहर में भी संभालते हैं, हमारे हर एक चीज को संभालते हैं, है कि नहीं उनका। चलिए, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इसमें क्या है भाई, बड़ा मजेदार इसका ये है, यह दिनकर की सर्वाधिक क्रांतिकारी कविता है कि नहीं। इसमें लोकतंत्र, जनसत्ता, शासक वर्ग की आलोचना है। जनता को सत्ता का वास्तविक स्रोत बताया गया है। ठीक है, जनता क्या, हमसे ही तो है, वो है ना। जो पॉलिटिक्स हो गया, अगर एक हम लोग इतना ये कर लेंगे कि हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, अगर जनता में यूनिटी आ जाएगा तो हिम्मत है वो जीत जाएंगे? नहीं हो गए, वो हमारे ही वोट से जीते हुए रहते हैं, फिर हमें ही क्या करना है, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो हमारा ही देन है कि नहीं। हम ही सबको हीरो हीरोइन हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं, उसको पसंद करते हैं, उसका देखते हैं, तब तो वो फेमस हो गया और ये हो गया। लेकिन वो क्या करते हैं, हमें ही इग्नोर करके चले जाते हैं। और ये चीज जिस दिन सब जान जाएगा, उस दिन से सब क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे होता है ना, किसी को डायरेक्ट सब अनफॉलो करने लगता है कि नहीं। वो लाख वो अपना ये काम किया, अच्छा किया, सारा गुण है उसमें, लेकिन हम ही लोग की बदौलत है कि नहीं। चलिए, हिमालय। यह कविता राष्ट्र गौरव, सांस्कृतिक आत्मविश्वास की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। हिमालय भारत की आत्मा का प्रतीक है। हिमालय किसकी प्रतीक है? तो भारत की आत्मा का। चलिए अब हम लोग नागार्जुन का पढ़ेंगे। ठीक है, 1911 से लेके 1998 तक, 98 99 सही बोले ना, 1911 से लेके 1998 तक। ठीक है, चलिए, नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है। ठीक है, वे प्रगतिवाद कविता के सबसे सशक्त प्रतिनिधि है। प्रगतिवाद के सबसे सशक्त प्रतिनिधि है, मतलब ये आगे लेके इनको चल रहे थे, ये मजबूत थे अपने इरादों में, है कि नहीं। उनकी कविता सीधे आत्म जनता के जीवन, पीड़ा, संघर्ष, व्यंग्य की को अभिव्यक्त करती है, व्यंग्य। ठीक है, भाषा और अत्यंत सहज बोलचाल की और प्रभावी है। भाषा बहुत सहज थी
इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, जन कवि कहा गया। इनका प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, तो जन जीवन को यथार्थ जीवन, जो हम ही लोग हैं ना, जन जीवन हमारा जीवन के बारे में ही क्या यथार्थ चित्रण है, हमारे पर क्या शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको वो क्या करते थे, सामने लाते थे। राजनीतिक व्यंग्य और व्यवस्था आलोचना, ठीक है, क्या हमारा व्यवस्था है, हमें कितना महत्व दिया जाता है एक भारत के नागरिक होके, हमारा क्या क्या राइट्स है कि नहीं, उसकी आलोचना करते थे। मानवीय करुणा और वात्सल्य, तो वात्सल्य मतलब बच्चा के बारे में जब लिखा जाता है तो वात्सल्य बोला जाता है। मानवीय करुणा, एक मानव में क्या क्या करुणा होना चाहिए, है कि नहीं, तभी उसको मानव बनाता है। लोक भाषा का सशक्त प्रयोग। चलिए, निर्धारित कविताएं, क्या था इनका, प्रेत का बयान, तो इसमें कि यह कविता व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है, ठीक है, ये हमारे सिस्टम पर क्या है, तीखा व्यंग्य। कैसा है भाई, मृत व्यक्ति की आवाज के माध्यम से सामाजिक अन्याय को उजागर किया गया है, मृत व्यक्ति की आवाज के माध्यम से, ठीक है, जिंदा नहीं मृत, मतलब वो क्या, वो शोषण होके बेचारा मर गया, उसके बाद वो आवाज उठा रहा है ना, तो उस पे है। यह दंतुरित मुस्कान, यह वात्सल्य भाव की अत्यंत मार्मिक कविता है, बच्चे की मुस्कान में जीवन की आशा दिखाई देती है, ठीक है। बहुत दिनों बाद में क्या है, इस कविता में मानवीय भावनाओं, स्मृतियां और आत्मीयता का भाव है। सिंदूर तिलकित भाल में क्या कविता सांस्कृतिक अक्षमता और भारतीय नारी की गरिमा का प्रतीकात्मक चित्रण है। चलिए, अब हम आज्ञे जी का देखेंगे। ओके, चलिए, यह क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी कविता में व्यक्ति की आंतरिक चेतना, सेल्फ मतलब इंटरनल, है कि नहीं, अस्तित्व बोध और बौद्धिक गहराई दिखाई देती है। बौद्धिक गहराई मतलब क्या, वो कैसे सोचता है, कैसे विचार करता है, कैसा परामर्श देता है दूसरों को, समझे। ये भाषा प्रतीकात्मक और बिंब प्रधान है, ठीक है, इसमें ज्यादा भाषा से ज्यादा किसको प्रतीकात्मक और बिंब प्रधान दिया गया, इसीलिए इसको टफ भी माना गया है। इसकी प्रवृत्तियां क्या थी, व्यक्तिवाद, आत्मचिंतन, शिल्पगत प्रयोग, प्रतीक और बिंबों का प्रयोग, आधुनिक मनुष्य का अकेलापन। ये लोग क्या बोले कि अब दूसरों के बारे में नहीं हमको लिखना है, क्या लिखना है, हम क्या फील करते हैं। निर्धारित कविताएं, यह दीप अकेला, यह कविता व्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता, आत्मगौरव की अभिव्यक्ति, दीप व्यक्ति का प्रतीक है। एक सन्नाटा बनता हूँ मतलब, यह कविता आंतरिक रिक्तता और आत्म संघर्ष से व्यक्त करती है। आत्मिक रिक्तता मतलब कि हम, अगर आदमी है क्या है, बाहर से पूरा दिखा रहा है, अंदर से एकदम ब्लैंक है, खोखला है, कुछ है ही नहीं, आडंबर जीवन जी रहा है ना। किसी किसी का होता है कि बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, गरीब गरीब की तरह नहीं, वो बैलेंस तरीके से जीता है। लेकिन हम लोग उसी को समाज में क्या बोलते हैं, अरे तो ये तो कंजूस है, पैसे खर्चा नहीं करता, इतना पैसा कहाँ लेके जाएगा, बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और कोई कोई मनुष्य होता है खाली खाता है, पीता है और सब उड़ा देता है कि नहीं, उसका कुछ नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसे दिखाएगा कि हम बहुत बड़े हैं। हाँ, तो ये हुआ आडंबर का जीवन और ये वास्तविक जीवन। चलिए, नदी के द्वीप हो गया ना, यह व्यक्ति समाज के संबंधों पर आधारित प्रतीकात्मक कविता है, बिंब बुम वगैरह सब यूज हुआ है। सुनी सी सांझ एक, है ना, यह कविता अकेलेपन, उदासी और आधुनिक जीवन की रिक्तता को दर्शाती है। हम भी एक ऐसे कविता लिखे हैं इसी ये में, मतलब यही थीम में, कभी आप लोग को सुनाएंगे अगर आप लोग ये कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए, धूमिल जी का, ये क्या करते हैं, आक्रोश, व्यंग्य और व्यवस्था का विरोध करते थे, ठीक है, इनको मतलब आंदोलनकारी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके प्रमुख क्या थी, राजनीतिक चेतना, जन संघर्ष पर और आक्रोश, तीखी आक्रामक भाषा और लोकतंत्र की आलोचना, मतलब ये पूरा पूरी आंदोलन करते थे क्या, अपने कलम से, है कि नहीं। बस हमारे नौजवान ही नहीं बॉर्डर पे रह के आज़ादी दिलाए हैं, इन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है कि नहीं। चलिए, लोहे का स्वाद, यह कविता शोषण और कठोर यथार्थ का प्रतीक है ना, यह कविता शोषण और कठोर यथार्थ का प्रतीक है। रोटी और संसद, यह कविता राजनीति और आम आदमी की भूख के बीच का विरोधाभास करती है ना। प्रौढ़ शिक्षा, यह कविता व्यवस्था में विडंबनाओं पर व्यंग्य करती है। मोचीराम पे क्या है आपका, यह कविता श्रमिक वर्ग की चेतना और आत्मसम्मान की कविता है। राजेश जोशी जी का क्या है, तो ये समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि थे, और ये क्या, आम आदमी, बच्चे, हर डर, सत्ता, हिंसा, ये सब पर क्या लिखते थे, ठीक है। समकालीन सामाजिक यथार्थ, बाल श्रम और हिंसा, लोकतंत्र और भय का आलोचना और मानवीय संवेदना पे ये लिखते थे।
इनकी इत्यादि कविता में क्या है, यह कविता सत्ता की भाषा अपेक्षित वर्ग की पीड़ा को दर्शाती है। मारे जाएंगे में यह कविता भय दमन सत्ता पर केंद्रित करती है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बाल श्रम पर केंद्रित है ना। और अतिरिक्त चीजों की माया पे क्या है, यह कविता उपभोक्तावादी संस्कृति की आलोचना करती है। अब हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, उससे आपको करना है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के आधार पर उनकी काव्य चेतना एवं छायावादोत्तर हिंदी कविता में उनके स्थान का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। अब जो हम लोग ऊपर में पढ़े तो उनकी प्रवृत्तियां, उन्हीं को क्या करना है, इलाबोरेट कर देना है। जन संघर्ष, राष्ट्र चेतना, सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा, यही सब आपको मिला जुला के लिख देना है। वीरता, क्रांतिकारी, ठीक है। चलिए, और सारे से थोड़ा थोड़ा लेके आपको भी लिख देना है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, नागार्जुन की कविताएं के आधार पर उनके काव्य दृष्टि तथा जन कवि के रूप में उनके योगदान का विवेचन कीजिए। सारे कविता से आपको थोड़ा थोड़ा लेके करना है। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सारे कविता का थोड़ा सा शॉर्ट समरी आप लोग देख लीजिएगा, बस आराम से लिख सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा ना इससे कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 3, अज्ञ की कविताएं के आधार पर प्रयोगवादी काव्य चेतना का विस्तार विवेचन कीजिए। देखिए, इस पेपर में आप लोग को खाली प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का मतलब अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप लोग पूरा पेपर लिख देंगे, है ना। थोड़ा भी अगर बैक नॉलेज आप लोग का ये सब के बारे में रहेगा तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का। और हम प्रयास किए हैं समझाने का, तो आप लोग होप आ गया होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4, धूमिल की कविताओं के आधार पर नई कविता की राजनीतिक चेतना का विवेचन कीजिए। 5 में रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है के आधार पर जनसंता और लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। है ना, हम ही लोग से है वो लोग, है कि नहीं, हम ही को भाव दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 6, नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान के आधार पर उनकी व्यंग्य दृष्टि और सामाजिक चेतना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। फिर है 7, अज्ञ की कविता या दीप अकेला के आधार पर व्यक्तिवाद चेतना और प्रतीकात्मक का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं, हम पार कर रहे हैं तो आप लोग स्लो करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रगल क्यों कीजिएगा। 60 रुपीज में ले लीजिए। देखिए, अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं, बोलिए 8 नंबर देखिए। धूमिल की कविता रोटी और संसद के आधार पर नई कविता की राजनीतिक चेतना का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए। 9, धूमिल का कविता मोचीराम के आधार पर श्रमिक चेतना और सामाजिक प्रतिरोध का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। इसमें ऐसा है ना कि आप लोग अपने जनरल नॉलेज से भी लिख सकते हैं, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपको, हमको ऐसा लग रहा है। आप लोग तो तेज हो ही गए होंगे ये वीडियो देखने के बाद। और कमेंट कीजिएगा कौन कौन तेज हो गए हैं ये वीडियो देखने के बाद। कमेंट उमेंट नहीं करते हैं यार आप लोग। 10 नंबर में है, राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के आधार पर समकालीन सामाजिक यथार्थ और मान्य संवेदना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। अब कोई तेज बच्चा होगा सोचेगा कि हम 1 नंबर वाला क्यों देखेंगे, डायरेक्ट हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जाएंगे, 1 नंबर वाला से क्या मिलता है। तो आप लोग जो वहां बताएं वही से मिला जुला के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है, 1 नंबर वाले को भी देखिएगा तभी समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जस्ट ओनली 60 रुपीज़ अप टू सेमेस्टर 8 आपको मिलेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है।